चूंकि एक्टिंग की ज़्यादातर किताबें यूरोप और रशिया में लिखी गई, तो रियलिज्म में हो गया कि बॉडी में को आप छोटे जेस्चर करो, सिर्फ स्पीच पे काम हो। हिंदुस्तान गर्म कंट्री है, हमारा आदमी हाथ खोल खोल के बोलेगा, धोती कुर्ता ढीले कपड़े पहनेगा, उसके किसी को बुलाना भी होगा तो है। यूरोप वाला बोले ओ कम। आप जिस दिन पिता बनते हो, मुझे 1 साल बाद रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं बाप बन गया हूँ। 1 साल तक अनुभूति नहीं होता था बेटी को देख के कि अच्छा हाँ ठीक है। कल मेरे दोस्त मिले, बोले यार मेरे को तो लगने लगा कि यार मैं खराब पिता हूँ क्या। मुझे फिल्मों में जैसे बच्चों को देख के बाप करते हैं, मेरे मन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है बच्चे को देख के। दोस्तों, टीआरएस हिंदी के एक बहुत स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जिनको इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा यूजलेस होता है, क्योंकि दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये है पंकज त्रिपाठी का एपिसोड। एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो ना कि ये एपिसोड थोड़ा सा मजाकिया होगा, थोड़ा सा डीप होगा, थोड़ा सा इमोशनल होगा, वैसा ही एपिसोड है। बट आई प्रॉमिस यू कि टीआरएस पर इनकी थोड़ी सी अलग साइड निकल के आई, हमारे सवालों की वजह से, हमारे प्रेपरेशन की वजह से। एंड आई होप यू एंजॉय पंकज त्रिपाठी सर ऑन टीआरएस हिंदी। ज्यादा खुश क्योंकि हमारे साथ है एक और लिट्टी चोखा लवर पंकज त्रिपाठी सर। थैंक यू, टीआरएस हिंदी में आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप भी लिट्टी चोखा लवर जी हैं? सर, बहुत ज़्यादा, ओह, बहुत ज़्यादा। बटर पनीर से ज़्यादा हमें लिट्टी चोखा ज़्यादा अच्छा लगता है। मुंबई में तो कम ही मिलता होगा। हाँ, मतलब जब हम नॉर्दर्न बेल्ट में जाते हाँ, या किसी दोस्त के घर पे हैं। लिट्टी चोखा आपको अच्छा लगता क्यों है? क्योंकि बचपन से हम खाते आए हैं। सर्दियों में, मानसून में एक कॉमन बात है घरों में बनना, तो उसकी आदत है। उसका स्वाद होता है ना, जो स्वाद जो है ना, उनका स्मृतियों से लेना देना है, यादों से। जी सर। तो जवान के थ्रू हम मेमोरी में कैद हो जाती हैं कुछ स्वाद, और मन बार बार चाहता है कि वो स्वाद रिपीट हो। हम जब युवा होते हैं, देखो मैं प्रवचन के मूड में पहले सवाल से आ चुका हूँ। बताइए बताइए। हम जब जवान होते हैं तो हमारे पास बचपन की स्मृतियाँ होती हैं। रोज आप अपने बचपन को याद करते हो, 30, 32, 35 के एज तक, 40 के एज तक। और जब हम बुजुर्ग होते हैं तो हम अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं कि क्या दिन थे यार। मैं तुरंत ना, मेरी प्रॉब्लम ये है आजकल, जिस प्रॉब्लम से मैं भी चिंतित हूँ खुद, बहुत प्रवचन करता हूँ। मैं बिना मतलब के ना कुछ जीवन के और कुछ अध्यात्म के और कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ। आपने ये सब बातें सीखी कैसे पर? हाँ, क्योंकि बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से आई होंगी, अंदर स्टोर होगा। पैसे खर्च वही करता है जिसके पास एफडी हो। तो बिना एफडी के खर्च तो होगा नहीं, बिना बैलेंस के, बिना सेविंग्स के। तो सेविंग्स है, और सेविंग्स आई कहाँ से? किताबों से, टीचर्स से, घूमने से। मैं खूब घूमता हूँ, और ना अभिनय में आने के पहले भी घूमता था। अब तो कम हो गया, अब तो सिर्फ शूटिंग वाले लोकेशन पे जाना होता है, या बामुश्किल 1-2 साल में एक छुट्टी मिल गई कहीं। पहले बहुत घूमा हूँ, मुंबई आने के पहले बहुत घाट घाट का पानी पिया हूँ, भारत की सारी नदियों को मैं देखा हूँ। आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है भारत में? लेह लद्दाख, रन ऑफ कच्छ, नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट, अपना वो सिक्किम, क्यों? असम। क्योंकि ये लैंडस्केप, मैं मैदानी इलाके से आता हूँ। मैदानी इलाका मतलब गंगा का मैदान, नॉर्थ नॉर्थ बिहार, यूपी बिहार गंगा का मैदानी इलाके हैं जहाँ प्लेन्स हैं। गंगा प्लेन्स वाले लोग हैं हम लोग। इंसान भी मैं प्लेन हूँ, हाँ, उबड़ खाबड़ नहीं हूँ। तो प्लेन वालों को हमेशा अलग लैंडस्केप अट्रैक्ट करता है। आप जिस लैंडस्केप में पले बढ़े हो तो आपको आंखों को आदत है कि अरे आप पहाड़ देख लोगे तो वो अच्छा ऐसा होता है क्या। मेरे एक दोस्त हैं पहाड़ के, वो सहारनपुर पहली बार आए पिताजी की पोस्टिंग पे, तो उन्होंने बोला हम यहाँ आके हम परेशान थे, मैं पहाड़ दिख ही नहीं रहा था। क्योंकि हमें तब लगा था कि पूरी दुनिया पहाड़ है बचपन में, यहाँ आए पहाड़ नहीं है, ऐसे कैसे। तो जो कुएं का मेढक मेढक एक कहावत है, उसको लगता है दुनिया इतनी छोटी है। तो जब आप निकलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है कि अरे यार ये इतना कुछ है, इतना कुछ है समझने को, इतना कम मैं जानता था। इतनी खूबसूरती है हमारे देश की। आप यात्रा करोगे तो नॉर्थ जाओगे तो वहाँ हमारे यहाँ जो मुंडी ऐसे हाँ में है, साउथ में ये ना में है। हाँ, कि हमारे यहाँ ना ऐसा है कि नहीं नहीं, साउथ में खाना खा लिए, वो हाँ है ये जेस्चर। तो ये इसीलिए इन्हीं चीज़ों से आई थिंक ये सब ज्ञान।
और ज्ञान आ गई तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि वो छलकते रहेगी इधर उधर, सूरज ना चाहते हुए भी रोशनी दे ही देता है। वाह सर, मैं आपके दिल से अब बातें करना चाहता हूँ। वो करिए ना। आपके दिल में आजकल क्या चल रहा है? आप खुश हो? हाँ हाँ, मैं हमेशा से खुश था, मैं पिछले 12 साल से खुश हूँ। आज कैसे? आज भी अच्छा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। एक काम करके और देरी से लंच ब्रेक हुआ तो बाकी ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। प्रमोशन चल रहा है क्रिमिनल जस्टिस 3 का, तो उस थोड़ा प्रमोशन अरे हेक्टिक ऑफ काम कोर्स सर, होता ऑफ है कोर्स। कि उसमें एक ही चीज़ बार बार बोलनी पड़ती है। आई नो कि कई पब्लिकेशन मीडिया हाउस या आपकी ऑडियंस और उनकी ऑडियंस बहुत अलग होगी, तो वो सेम सवाल भी मैं बहुत धीरज के साथ आंसर करता हूँ कि इस ऑडियंस के लिए नहीं होगी। पिछले वाले के प्लेटफॉर्म पे कोई और लोग देखते होंगे, इनके कोई और देखते होंगे। आपके अनुसार हमारी ऑडियंस कैसी है? आपकी ऑडियंस तो आप जिस एज ग्रुप में और जैसा आपका माहौल लग रहा है वैसे यंगस्टर ज़्यादा देखते होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने आपके 2 ही वीडियो देखे हैं। तो मतलब मुझे लगा कि मेरी एज ग्रुप में, हालांकि मैं कम, वैसे भी ऑनलाइन कंजप्शन मेरा बहुत कम है, बहुत ही कम है। आप सिर्फ इंटरव्यूज देखते हो, ऐसे सुनने में आया। हाँ, इंटरव्यूज़ भी बहुत सेलेक्टिव देखता हूँ, ओके, बहुत सेलेक्टिव। पर क्यों इंटरव्यूज क्यों देखते हो? जिनका देखता हूँ वहीं सीखने के लिए, बोला ना कि वो ज्ञान कहाँ से आता है। विकास ध्रुवकृति एक टीचर हैं, पढ़ाते हैं दिल्ली में, मैं उनकी क्लासेस देखता हूँ। ओके, किस चीज़ के टीचर? वो आईएएस यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, आईएएस के कोचिंग का है उनका, और वो कमाल पढ़ाते हैं, कमाल टीचर हैं। तो हिंदी लिटरेचर पे, दर्शन पे, तो मैं उनकी क्लासेस देखता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। तो और आपके एक्टिंग के लिए आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हो? मैं एक्टिंग के लिए ही देखता हूँ विकास जी को भी। हाँ, वो चूंकि मैं उनसे सीख के बतौर इंसान अब बहुत मिला जुला रूप है। मतलब आप दर्शन, साइकोलॉजी, दर्शन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिलॉसफी, तो उसका कहीं ना कहीं वास्ता है आर्ट से, फिलोसफी का? हाँ हाँ हाँ, हर चीज़ का, ज्योग्राफी का भी वास्ता है। ज्योग्राफी का वास्ता? अरे बिल्कुल, क्यों? रियलिज्म वही तो तय करता है। समझाइए। यूरोप का आदमी कोल्ड कंट्री धीरे बोलेगा, ओके। हाथ अपने दोनों कोट में और जेब में डाल के रखेगा क्योंकि कोल्ड है, या दस्ताने पहने हैं, कोल्ड कंट्री का व्यक्ति है। चूँकि एक्टिंग की ज़्यादातर किताबें यूरोप और रशिया में लिखी गई, तो रियलिज्म में हो गया कि बॉडी में को आप छोटे जेस्चर करो, सिर्फ स्पीच पे काम हो। हिंदुस्तान गर्म कंट्री है, हमारा आदमी हाथ खोल खोल के बोलेगा, धोती कुर्ता ढीले कपड़े पहनेगा, उसके किसी को बुलाना भी होगा तो है। यूरोप वाला बोले ओ कम, क्योंकि उसको इतना इंगेज है कि उसका हाथ, तो ये धीरे धीरे विकास के क्रम में वो आपके मैनरिज्म में आ जाता है। आपका मौसम, वेदर, समझो। वो वहाँ के लोगों के मैनरिज्म में, तो फिर वहाँ की किताबें तो उस अपने ही लैंडस्केप के मुताबिक लिखी जाएंगी ना। आज मुझे ऐसा खुद लग रहा है कि आपसे बहुत कुछ सीखना है। नहीं यार, सीखना नहीं है, हम ऐसे ही, मैं बहुत ये हूँ, मतलब ऐसे लोंडो टाइप की बातें करो तो वही करेंगे, वो भी है, मुझे पता है, उसके बारे में भी आइडिया है। तो सीखना सिखाना क्या है, ऑफकोर्स जहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें मिले सीख लो। जीवन में उत्सव उत्साह ज़रूरी है। कि अब एक 22 साल के बच्चे को मैं जीवन दर्शन सिखाने लगूं तो भी ठीक नहीं है। हर चीज़ का उम्र होता है। मैं 47 में आ गया हूँ, एक अवेयर सिटीजन हूँ और मैं जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन गली में घुस जाता हूँ और पढ़ता लिखता हूँ। 40s कैसे होते हैं? किसी के 40s हर किसी के लिए अलग होता है? हाँ, यस ऑफ कोर्स, जैसे दुनिया का हर व्यक्ति अलग है ना हर मामले में। मैं आपको ये इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगता है कि 20s हर किसी के लिए सॉर्ट ऑफ सिमिलर होते हैं, ऐसा मैंने देखा। 20 तो ज़्यादातर सिमिलर होता है, यस ऑफ कोर्स, पर 40s अलग होता है। अलग होता है। 20 में किए हुए इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी मिलती है 40 में। 30s में क्यों नहीं? हाँ, 30s में मैच्योर हो रहा है ना वो। 30s में आप होता लॉकिंग पीरियड तो दोगे ना कुछ। पर होता क्या है 30s में? 30 में तो आप वो स्टॉक चुनने में लगे रहते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करूं। 20 में आप सोचते हो कि यार कुछ करना है इन्वेस्ट जीवन में, कहीं भी, प्रेम में, दोस्ती में, नशे में, डांस में, रचनात्मक में, स्पोर्ट्स में। 30s में आप उनको धीरे धीरे शुरू करते हो कि नहीं यार इसमें जम नहीं रहा है तो क्या करें, छोड़ के इधर भी कहीं आए क्या। और 40 प्लस जो है ना, 20 और 30s के किए हुए कामों का
मैच्योरिटी है। एक आर्कियोलॉजिस्ट आए थे शो पे, अजय प्रभाकर नाम के। उन्होंने बहुत कुछ बताया आर्कियोलॉजी के बारे में, और ये वर्ल्ड वाइड आर्कियोलॉजिस्ट है, मतलब हर जगह डिगिंग करी है, इंडिया में भी डिगिंग करी है। तो हर पॉडकास्ट से मैं एक चीज़ सीखता हूँ हमेशा। मुझे पता नहीं आपसे आज क्या सीखूंगा, पर हर पॉडकास्ट में से एक लर्निंग मुझे मिलती है। और उनके पॉडकास्ट से मैंने साइंस एंड सिंबल्स के बारे में सीखा। अच्छा। साइंस एंड सिंबल्स बेसिकली हमारे पूर्वजों के चिट्ठियाँ हैं हमारे लिए। यस यस। और तो मैंने उनसे पूछा कि दुनिया भर के पूर्वज क्या कह रहे थे हमें अक्सर लगता है कि ह्यूमन हिस्ट्री सिर्फ क्या 10,000 साल 15,000 साल पुरानी, पर ये सच नहीं है। 3 लाख साल से ज़्यादा पुरानी। और बहुत सारी हिस्ट्री हम खो चुके हैं, हमें पता भी नहीं कि हमारी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। स्कूलों में हमें सिर्फ बंदूकों के बारे में सिखाया जाता है, जो पिछले 100 सालों में उसके बारे में सिखाया जाता है। पर हिस्ट्री को अगर आप एक लंबे नज़रिए से देखें तो और बहुत कुछ चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई। तो उन्होंने कहा कि साइंस एंड सिंबल्स का बहुत महत्व है लॉन्ग टर्म हिस्ट्री में। और हर सिविलाइजेशन ने हमें एक ही बात बोली, 2 बातें बोली। पहली बात बोली कि प्रकृति का ख्याल रखिए, नेचर का ख्याल रखिए, नेचर के पास है। और दूसरी चीज़ है, थोड़ी अजीब चीज़ है, पर दूसरी चीज़ कि सोसाइटी मैट्रियार्कल होनी चाहिए। मतलब हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो पेट्रियार्कल है। मुझे पता नहीं पेट्रियार्कल मैट्रियार्कल मैं हिंदी में कैसे समझाऊंगा, तो वो आपके मातृसत्ता बोलते हैं मैट्रियार्कल को। मातृसत्ता की सत्ता माँ का हो, और पितृसत्ता पेट्रियार्कल है, जहाँ सत्ता पिता के हो। अभी हमारे घरों में सत्ता पिताओं की होता है, हमारे समाज में, सिवाय नॉर्थ ईस्ट में भी है मातृसत्ता है। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में शादी के बाद लड़की विदा नहीं होती है, लड़का विदा होता है। मातृसत्ता आपकी क्या राय है मातृसत्ता को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये दुनिया इवॉल्व हो रही थी ना, हम इवॉल्व हो रहे थे, तो इवॉल्व होने के क्रम में औरतें पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गई। मतलब अगर मान लें कि हम बंदर से आदमी बने हैं जी, तो मर्दों के बनस्पत औरतों के पूछ 500-600 1,000 साल पहले गायब हुए होंगे। इवॉल्व हमसे ज़्यादा है जी। तो आप देखो ना, जीवन में कोई एक स्त्री लड़की आती है तो घर का व्याकरण बदल देती है, उसी घर को कुछ नहीं करेगी, पेंडेंट भी ना कराएगी। लेकिन सली खैर ये ऐसा काम के स्तर पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, इंटरनेट के मीडियम में बातों को सब लोग करेक्ट समझते नहीं है, तो कई बार उसका लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। तो मातृसत्ता होनी चाहिए, औरतें हमसे ज़्यादा इवॉल्व हैं। अगर औरतें सत्ता चलाएंगी तो लड़ाइयाँ कम होंगी, शायद युद्ध होंगे ही नहीं। हाँ, शायद युद्ध होंगे ही नहीं। ईगो की जो हम पुरुषों में बहुत है ना अहम, तो वो उनमें स्त्रियों में नहीं है, उतना कम है, क्योंकि क्रिएटर है ना बाबा, जननी है ना। तो और आई फील कि मर्द हमेशा बहुत दूर की सोचते हैं। हाँ, जो औरतें होती हैं वो साइडवेज भी एक बार झांक के देखती हैं कि क्या हो रहा है, और फिर दूर वो प्रेजेंट में रहती हैं। आज जितना है उतने में उत्सव मना लो, कल की चिंता देखेंगे कल। हम पुरुष ज़्यादातर भविष्य की चिंता में रहते हैं, यार नहीं यार ये कर लेना है। औरतें बोलती हैं उस करने के चक्कर में आज तो बच्ची का जन्मदिन था, तुम तो भूल गए और दफ्तर में ही रह गए। क्योंकि ऐसा नहीं वो खराब कर रहा था, वो कल के प्रिपरेशन में लगा हुआ था। तो बोलता आज मना लो ना, जितने में उतने में उत्सव मना लो, कल देखेंगे। अक्सर जो कहानियाँ हमें बताई जाती हैं, मतलब भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक कहानी, उनमें मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ की बातें होती हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ भी मेट्रियार्कल सोसाइटीज़ नहीं होते थे। नहीं होते थे, ऑफकोर्स होते हैं। शायद रामायण महाभारत से पहले, क्या पता, किसी को नहीं पता। अभी आपको क्या उसमें भी है, रामायण महाभारत के भी कुछ प्रसंग में अंश में देखेंगे तो मातृसत्ता की स्वीकृति दिखी है कि तो वहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बीच के काल में ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं मुझे लगता है, बीच के 1000-2000 साल में। वैसे भी वैसे कलयुग चल रहा है, लोग बोलते हैं घोर कलयुग का टाइम है। और ये भी कहते हैं कि हिस्ट्री इज़ रिटन बाय विनर्स, मतलब जो युद्ध जीतते हैं वो पुरानी इतिहास को इरेज कर देते हैं, निकाल देते हैं हमारे किताबों से। तो शायद मातृसत्ता हाल ही में हुई होगी, बट हमें पता भी नहीं। वो भी हो सकता है। बट बदल रहा है, अभी वक्त बदल रहा है, अभी स्त्रियाँ हर फील्ड में टॉप पे जा रही हैं। इसीलिए जब गुंजन सक्सेना जैसी फिल्म मिलती है तो मुझे लगता है कि यार बरेली की बर्फी में मैं वैसे रोल्स करता हूँ जो
पिता बेटियों को बहुत स्वतंत्रता देता है, भरोसा करता है। जी। गुंजन सक्सेना के पिता अनूप सक्सेना बोलते हैं चलो बेटा जो हमारे हाथ में करते हैं, दौड़ो कुछ करो, हाइट कब क्या करेंगे, 1-2 सेंटीमीटर का फ़र्क है। तो मुझे वो रोल बहुत भाते हैं। आप देखेंगे कि मिमी में कृति सेनन के साथ गुंजन सक्सेना और तीसरी कौन सी फिल्म, बरेली की बर्फी, सब में मेरे जो मेल है ना, मेल कैरेक्टर्स मेरे हैं ना, वो Feminist. आउट ऑफ द वे जाके अपने आसपास की महिलाओं की मदद करते हैं और उनके लिए खड़ा होते हैं, और वो फिल्म की भाषा में भी वो सपोर्टिंग रोल्स हैं और एक्चुअल में उस कहानी में उस औरत को वो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो किरदार। और मैंने जान के उन फिल्मों का चुना था, उन रोल्स को चुना था। बहुत अनरिलेटेड चीज़ कहना चाहूँगा मैं, मेरा दिल अब जानवी कपूर के पास है सर। अच्छा। वो एक एपिसोड किया था उनके साथ, वो बहुत ओपन इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है। हाँ हाँ हाँ, अद्भुत। हाँ, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? अभी हम लोग साथ में थे वो गुंजन में ही, उसी फिल्म में। तो बहुत मेहनती है, सिंसियर है। मुझे बीच बीच में मैसेज करती रहती है कब घर आऊँ, आप बुला, आप बिजी रहते हो, बुलाओ मुझे खाना खाना। मेरे यहाँ आती थी पहले खाना वाना, उसको बहुत पसंद था हमारा बिहारी भोजन। उन्हें भी लिट्टी चोखा अच्छा लगता है? हाँ, हाय हाय इसके नहीं, उसको लिट्टी चोखा उतना पसंद नहीं जितना अरे तुम्हें यार पसंद है। हाँ, तो उसको उस समय मोटा होना था, तो इतना इतना चावल लेके घर पे मेरे आती थी कि मुझे खाने। तो गुंजन में मोटा होना था पहले शेड्यूल में। तो अच्छी है, बहुत सिंसियर है, इंटेलिजेंट है, मेहनती है। पता है, एक्टर से बात करते समय मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत डीपली किसी को जान लेते हो बातचीत करते समय। क्योंकि काम ही वही है ना। हम मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे काम करते हैं, हम मनोविज्ञान पे काम करते हैं, कैरेक्टर्स का साइकोलॉजी, कैरेक्टर की हिस्ट्री, कैरेक्टर के बिहेवियर, उसके जेस्चर की। अब एक कोई जेस्चर हम ना चाहते हुए भी, हम कोई जेस्चर अपना छुपाना भी चाहें, बट वो सिग्नल हम मालूम चल जाता है। तो एक्टिंग के प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑब्जर्वेशन का। कि आप, हमें, मुझे याद है यूनिवर्सिटी के टाइम इम्तहान में ही नई दिल्ली स्टेशन भेज देते थे कि जाओ दिन भर बैठो, लोगों को देखो, और उसमें से कोई जो सबसे इंटरेस्टिंग व्यक्ति दिखे उस व्यक्ति का स्केच बनाना। स्केच बना? हाँ, मतलब उनके बारे में लिखना? ना ना ना, स्केच बना? हाँ, फिजिकल उसको वो ये करना, उतार, जैसा भी तुम्हारा गंदा स्केच हो, बहुत कमाल करना हो वो, और उसका कैरेक्टरिस्टिक आए और उसके आसपास का थोड़ा सा एम्बियंस है उस स्केच में, और उसको ला के एक सीन वर्क में उस कैरेक्टर को फिट करना है। आप 20 एक्टर गए हैं, 20 कैरेक्टर लाए हैं, उन 20 को मिला के एक छोटा सा सीन क्रिएट करना है। और सीन क्रिएट होने के बाद हमारी फैकल्टी सीन देखने के बाद वो पेंटिंग देखती थी, स्केच। पहले स्केच नहीं देखती थी, सीन देख लो, उसके बाद वो स्केच देखते थे कि तुमने क्या बनाया था। तो खैर, तो ऑब्जर्वेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है, और एक्टर्स अगर जो अवेयर है तो वो 24 घंटे, मतलब उसका एक अनकॉन्शियस वो ऑब्जर्वेशन वाला मूड चालू रहता है हमेशा हमेशा, ना चाहते हुए भी। हमारे बारे में क्या ऑब्जर्व नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल है ना। तो हम जहाँ के, अब आप बंद कर दो, ऑब्जर्वेशन नहीं करना है। आपके विवाह के बारे में हर किसी को पता है। हाँ, कि आपकी वाइफ ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया आपको लाइफ में। पर मैं आपको उसी सवाल के बारे में एक लेयर डीप कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा। पूछिए। क्योंकि मैं मैरिज को, प्यार को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, और हम यहाँ आते अकेले हैं, जाते भी अकेले। पर उस अकेलेपन में शादी का क्या रोल होता है? बहुत पता नहीं है, बहुत। देखो, मुझे हमेशा सोचता हूँ कि ये जो शादी का सिस्टम है हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ, हर धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, सब धर्म में एक रिचुअल है, तरीका है। कि हमारे यहाँ एक नाट प्ले था भिखारी ठाकुर का, कि भाई उसमें हम इतने धार्मिक बंधनों में बांधते हैं। विष्णु आते हैं, वो कलश में सागर रखा जाता है, लक्ष्मी आती है, गणेश का पूजा होता है, उसके बाद अग्नि को साक्षी मान के आप 7 फेरे लेते हैं, आपका कुनबा होता है, लड़का और लड़की दोनों का, पूरा समाज होता है, उत्सव मनाया जाता है, भोज होता है। उसके बाद दुनिया भर के रिचुअल्स होते हैं। ये मामा करेंगे, ये भसुर बड़े भाई करेंगे, ये चाचा करेंगे, ये पिताजी करेंगे। तो उस प्ले में था कि यार ये इतनी रिचुअल्स और कर्म कांड के थ्रू बांधते हैं कि कल को अगर इस दोनों में थोड़ा मत, दो इंडिविजुअल हैं और संभव है कि दोनों में आइडियोलॉजिकल क्लैश हो,
मति ना मिले, आइडियोलॉजिकल मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की नहीं बात कर रहा हूँ, विचार ना मिले दो इंडिविजुअल के क्या, तो उनके ऊपर ये जो सामाजिक और धार्मिक बंधन है वो इतना स्ट्रांग हो कि वो असहमति के बाद भी दोनों जीवन साथ निभाएं। जब वो पूजा हो रही थी आपके शादी में, आपको लगा कि आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके रूह में कुछ नहीं, चीज़ें बदल उस रही हैं? वक्त ऐसा थोड़ी लगता है। आप उसकी, लेकिन आपको इतना तो मालूम है ना कि बहुत रिचुअल्स हुआ है, रात भर जगे हैं, कुछ बहुत कुछ हुआ है, और वो उसका उसकी उसकी डोर जो है ना, वो शादी के 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद रियलाइज होती है। आप जिस दिन पिता बनते हो, मुझे 1 साल बाद रियलाइज हुआ कि अच्छा मैं बाप बन गया हूँ। 1 साल तक अनुभूति नहीं होता था बेटी को देख के कि अच्छा हाँ ठीक है। कल मेरे दोस्त मिले, बोले यार मेरे को तो लगने लगा कि यार मैं खराब पिता हूँ क्या, मुझे फिल्मों में जैसे बच्चों को देख के बाप करते हैं, मेरे मन में तो कुछ हो ही नहीं रहा है बच्चे को देख के। तो फिल्मों में तो थोड़ा ज्यादा भी कर देते हैं, बट उसमें एक समय लगता है। अपने पिता का असली इज्जत तब आप करना शुरू करते हो ना जब आप स्वयं पिता बनते हो। क्यों? तब तो आपको पता चलता है ना पिता होने का दर्द। पिता होने का दर्द। हाँ, पिता होने का दर्द, पिता होने का जुड़ाव। जब आपके बच्चे रात को 2 बजे आपके बाजू में लेटा है और वो सुसु करेगा और उठ के पत्नी है, आप कपड़े बदलेंगे और ये करेंगे, तब आपको लगेगा मेरे पिता भी तो यही करते होंगे मेरे लिए। और जब आप साल भर 6 महीने के बाद उससे अटैच होंगे, उसके साथ जुड़ाव पैदा होगा, और जब आपका इमोशनली कहीं बीच बीच में थोड़ी वीक भी होगे, बाहर जाओगे, तो रियलाइज हुआ कि मेरे माँ बाप का भी तो यही होता होगा। तो पितृ ऋण करके एक ऋण है जो आप उतारने का तरीका है कि जो व्यक्ति हम पिता बने तो हमारा पितृ ऋण उतरता है। तो पिता की कीमत पिता बनने के बाद ही महसूस होती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर को लेकर आपकी क्या यादें हैं? कुछ नहीं यादें हैं, मुझे लगा सब गोलियां चला रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, पता नहीं कौन सी फिल्म बन रही है यार ये। जब बन के आई तो लगा ये तो कुछ और है, लोगों को बहुत पसंद आई है। और मेरे लिए वो, क्योंकि उसके पहले मैं 1 सीन 2 सीन के रोल करता था, तो मुझे लगा ये भी वो 1 2 4 सीन का एक्सटेंशन है, वैसे ही छोटा पार्ट मिलेगा चला जाएगा, कुछ होगा नहीं। ये मालूम नहीं था कि इतनी चर्चित हो जाएगी, लोग मुझे खोजेंगे कौन है यार, सुल्तान कौन बना है। आज तक सुल्तान वो कैरेक्टर पीछा करता है, मतलब उसके फैंस पीछा करते हैं। तो मुझे लगा था वो रूटीन जो जर्नी जो चल रही है वही है, 2 सीन 4 सीन के रोल जो मिल रहे हैं वैसा है सुल्तान, बट सुल्तान ने सल्तनत दिलवा दी। कि लाइफ बदल गई उस फिल्म के बाद? लाइफ तो ऐसा नहीं बदली, नाम चर्चित हो गया। आफ्टर वसेपुर अगेन मैं 1 सीन 2 सीन के रोल करने लगा था 1 2 फिल्मों में। फिर एक फ़ैन मिला मेरा हाईवे पे, उधर शूटिंग कर रहे थे NH पे, और वो बोला कि सर आप बहुत बड़े एक्टर हो। मैं बोला अच्छा, तो हाँ आप क्यों छोटा रोल कर रहे हो। मैं बोला तुम, बोला मुझे बुरा लग रहा है। मैं बोला कि तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। बोला नहीं आपको भले ना लग रहा हो, मुझे बुरा लग रहा है, आप सुल्तान हो, आप कैसी है ना ये। तो मैं उस दिन सोचने लगा कि यार मेरे लिए एक चाहने वाला को बुरा लगा है और मुझे बुरा नहीं लग रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या मुझ में। फिर मैंने बोला नहीं आप गुरु, उसने सही बोला, छोटे मोटे रोल 2 सीन 1 सीन ऐसा कोई बुराई नहीं, अभी भी। उसके बाद मैंने मसान किया था 2 2.5 सीन का रोल, लेकिन मैंने चुना था खुद मसान में कि मैं यही करूँगा। स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे प्रभावित हो गया था। अभी भी कोई सच क्राइटेरिया नहीं है, बट यस ये लगना कि यार ये एक खास इस किस्म का रोल दिया गया है जिसकी लेंथ इतनी है, ना कि ये ऐसे ही रोल है आए राम गया राम। तो क्या सवाल था, मैं क्या आंसर दे रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम। पर आप वो फिल्म देख नहीं देखता हूँ, मैंने आज ही सोचा आते हुए, अभी एक फ़ैन मिल गए थे उसके, कि यार एक दिन उसको ना देखता हूँ दोबारा प्रोजेक्टर पे। बहुत सारे लोग जिनको फिल्म मेकिंग सीखनी है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखते हाँ हैं। मुझे भी आज एहसास हुआ कि मैं उसको दोबारा देखूंगा। मैं अभी आके वापस, अभी तो आउटडोर जा रहा हूँ, लौट के आके देखूंगा। क्यों? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही कि ऐसा आज एक सज्जन मिले और दराज थे कि ऐसा क्या मैंने कर दिया था कि अभी तक लोग याद करते हैं, तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए कुछ क्या था। जैसे खिलाड़ी अपना गेम टेप देखते हैं हाँ वैसे नहीं, ही मैं कुछ? कभी नहीं देखता हूँ, ये शायद पहली बार देखूंगा। मैं अपनी परफॉर्मेंस जब रिलीज़ हुआ तभी टुकड़ों में देखता हूँ, और कई तो नहीं देखी है, आज तक नहीं देखी है। बट वासेपुर मेरा मन हुआ कि देखता हूँ दोबारा एक बार चला के, क्या पता अब आदत लग जाए तो अब मैं देखूँ अपनी फिल्मों को। अनुराग कश्यप के बारे में कुछ बताइए सर। बहुत बढ़िया है, वो ऑर्गेनिक आदमी है, ऑर्गेनिक डायरेक्टर है।
उनमें क्या खासियत है कि उनमें उनके दिमाग से ऐसी कहानियां निकलती है? अनुभव, जीवन का अनुभव है। वो भी घूमे हैं, सिंधिया से लेके भेलूपुर से लेके गोरखपुर से लेके आबरा, आनपरा, वासेपुर के लोकेशन के आधी लोकेशन तो वो है जहाँ अनुराग कश्यप का बचपन गुजरा है। वो आनपरा का माइंस जो है, कोल माइंस, तो चुनार जिस घर में रहे हैं उसी घर में शूटिंग किए हैं वो, जो फैजल का घर है। इतना डार्कनेस उनके दिमाग में कैसे है? मुझे नहीं मालूम, डार्कनेस नहीं है, लाइटनेस भी है। ह्यूमर कितना है वासेपुर में, है कहानी डार्क थोड़ी सी, अपराधियों मवालियों की कहानी है, तो उसमें उन ह्यूमर भी उसी किस्म का होगा और डार्कनेस तो होगा ही होगा। जब क्राइम का कहानी है तो क्राइम की कहानी में खून खराबे होते ही होंगे। वो एक्टर्स, मैं अनुराग को ना उस पॉइंट से देखता हूँ, कोई एक्टर को बड़ी छूट देते हैं। जिस एक्टर पर ट्रस्ट करेगा ना, मतलब उनका हो गया ट्रस्ट, उसको बहुत वो छूट दे देंगे, करो तुम। मुझे याद है 1-2 बार बोले थे कि पढ़ लिए वो सीन, बोला आप फाड़ के फेंक दो सीन, और आपको जैसे करना है करो। मुझे बोला था एक बार उन्होंने। उनमें क्या खासियत है? खासियत यही है कि एक्टर पे ट्रस्ट करते हैं। वो एज अ मैन क्या खासियत है? एज अ मैन बहुत बढ़िया टीम वर्क, टीम को मैनेज करते हैं और हायरार्की नहीं रखते हैं, बहुत डेमोक्रेटिक हैं। सेट पे उनका कोई भी असिस्टेंट कुछ भी बोल सकता है, वो डरता नहीं है कि मतलब सर गुस्सा हो जाएंगे। टीम प्लेयर है? हाँ, टीम प्लेयर है, बहुत डेमोक्रेटिक है, हायरार्की नहीं रहती है कि मैं डायरेक्टर ये वो। तो वासेपुर में मैंने एक ही फिल्म की है, तो वासेपुर में कोई हायरार्की नहीं है। जिस होटल में कश्यप जी थे उसी होटल में थर्ड एडी भी था, छोटे एक्टर भी थे, लाइटमैन भी थे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा खुद की ज़िंदगी के बारे में। यूट्यूब के अलावा मैं स्टार्टअप्स भी रन करता हूँ और हमारे 4 स्टार्टअप्स हैं और चारों के चारों में मोस्टली हमारी टीम नॉर्दर्न बेल्ट से फॉर्म हुई है, यानी कि यूपी, बिहार, झारखंड। और यहाँ के लोगों के साथ काम करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लड़के लड़कियाँ हर किसी में टीम वर्क की वो मेंटालिटी बहुत ज़्यादा है। ये मुझे कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है। इनफैक्ट मैं खुद मुंबई से हूँ, पर मुझे मुंबई के लोगों के साथ काम करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं मैं वसई विरार वहाँ की बातें नहीं कर रहा। हाँ, पर जो मुंबई के बच्चे होते हैं, आई फील उनमें मोस्टली, ये जनरलाइजेशन डेफिनेटली और एक्सेप्शंस भी होंगे ऑफ कोर्स होंगे, पर मोस्टली कैसे समझा, वो ग्रिट नहीं है, वो टीम वर्क वाली एनर्जी नहीं है, जो मुझे नॉर्दर्न बेल्ट के बच्चों से बहुत ज़्यादा मिलती है। टीम वर्क, और फिर वहाँ एक सर्वाइवल का भी अलग लेवल का इंस्टिंक्ट होता है। ओके, तो शायद इस वजह से, क्योंकि ये 7 सालों में उन्हें हमेशा मैं देखते जाता हूँ कि जब भी हम वहाँ से रिक्रूट करते हैं तो पूरी टीम की एनर्जी बदल जाती है उन लोगों की वजह से, और मेहनती बहुत है। आई फील कि वहाँ ना सम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हाँ, तो एक दूसरे का भी सम्मान करते हैं क्योंकि वो खुद का सम्मान भी करते हैं। हाँ, आपको अपना स्वयं का सम्मान चाहिए तो पहले तो सम्मान, इज्जत चाहते हो ना कि इज्जत मिले, तो पहले इज्जत देना शुरू कर दो। ये एक वीकनेस भी हो सकता है मेरे अनुसार, मतलब अगर आप सम्मान को इतना ज़्यादा महत्व देंगे तो वो थॉट शायद आपको नीचे भी खींच सकती है। ऑफ कोर्स कि उस सम्मान के चक्कर में लक्ष्मी ने कम मिलेंगी, धन कम मिलेगा, आप तो सम्मान, तो आप भी जाके अपने मतलब रूम रेंट की जगह पे सम्मान दे दो, इस महीने आपको रेंट नहीं दूंगा, इज्जत दूंगा। लैंडलॉर्ड बोलेगा निकल जाओ, इज्जत नहीं चाहिए मुझे रेंट चाहिए, पैसे। ओके, एक और बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है सर। हाँ, बोलिए ना। मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल कंटेंट पीस जो मैं ऑलमोस्ट हर साल देखते जाता हूँ है B.R. चोपड़ा की महाभारत। आपने देखी हुई है? हाँ, बिल्कुल देखी है मैं। आपको याद? कुछ याद है, हम तो 1 रुपये टिकट लगा के देखे हैं। गांव से 2 किलोमीटर दूर माधोपुर बाजार है एक, उस बाजार पे जाके 1 रुपये का टिकट लगता था और ब्लैक एंड वाइट टीवी था, उसके आगे कुछ खास किस्म का कांच लगाते थे जिसकी वजह से वो लाल हरा सरा कलरफुल फील देता था। तो हम तो एक संडे को आता था एपिसोड मेरे ख्याल से, संडे को सुबह 9-10 बजे के आसपास, 1988 में। हाँ, तो हम माधोपुर बाजार में जाके, वो उस समय नया नया उसी के लिए आया था टीवी, देखते थे। उस शो में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी डाल दी थी B.R. चोपड़ा सर ने। शायद उनकी लाइफ का आखिरी प्रोजेक्ट था वो, और वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, और वो ड्रीम प्रोजेक्ट की एनर्जी आपको दिख जाती है। उसी महाभारत की एक मेकिंग ऑफ महाभारत फिल्म भी है यूट्यूब पर, वो आप देखिए। मैंने नहीं देखा कि उस ज़माने में लोग लिरिक्स कैसे लिखते थे, म्यूज़िक कैसे कंपोज करते, राइटिंग कैसे करते।
कास्टिंग कैसे करी उन्होंने। ओह वाह, मैं देखूंगा, वो तो मज़ेदार होगा। मेरी काफ़ी सारे मेडिटेशन हुए हैं ज़िंदगी में जहाँ मैं बहुत रोया हूँ, और ज़िंदगी में पहली बार रोया हूँ उन मेडिटेशंस में, और रो के बहुत अच्छा लगा। हम्म। और बहुत सारे लड़के लौंडे रो नहीं पाते, रोने को लेके, मेडिटेशन को लेके, शायद पूजा रोने को को लेके। लेकर तो एक ब्लॉकेज बना दिया गया है ना कि वो इस टैगलाइन है कि लड़की की तरह रोता है। रोना लड़कियों का काम नहीं है, लड़कों को भी रोना चाहिए, उससे इंसान बने रहोगे। आप रोते हो? अरे ज़रूरत से ज़्यादा रोता हूँ मैं तो मतलब मैं अपनी विदाई में, मेरी पत्नी की विदाई में मैं रो रहा था। मेरी पत्नी विदा होके आ रही थी तो मैं रो रहा था खुद। बहुत रोता हूँ। क्यों रोते हो उतना? पता नहीं, भाव अंदर से मेरा भावना निकलता है और मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, और ना मैं छुपाता हूँ कि कोई देखे नहीं, अब आ गया तो आ गया रोना। आपकी खुद की भावना या दूसरों की भावना लेकर अब रोते हो? दूसरों की, पत्नी की विदाई में मेरे को क्या तकलीफ था, वो तो मेरे ही घर आ रही थी। मैं उसको देख रहा था कि अपने माँ बाप से अलग हो रही है, माँ की आंखें भरी है, यार मैंने ऐसा क्या, अपनी माँ को छोड़ के मेरे साथ रहेगी ये, मेरी वजह से ये हो रहा है कि इसकी माँ रो रही है। तो भावनाओं का उथल पथल हुआ और मैं रोने लगा, मैं इमोशनल हो गया। कह रहे तो मैं तो, मेरा है, खूब इमोशनल व्यक्ति हूँ, और मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं छुपाता भी नहीं हूँ। लाइफ के इस फेज में आप किसी चीज़ को लेकर रोते हो? किस किसी, फेज में? हाँ, टेंशन? आपकी लाइफ में है टेंशन? क्यों नहीं है, किसके लाइफ में टेंशन पर नहीं क्या होगी? टेंशन? आपकी आंखों में टेंशन नहीं दिखाई देती? वो नहीं दिखाई देती क्योंकि मैं वो, मुझे जिस वक्त जिसकी याद आती है ना, मैं फौरन उसको फ़ोन कर लेता हूँ शॉर्ट के बीच में, रुक जाओ 2 मिनट, और बोलता हूँ कि अरे नरेश, मेरे को ना इसके बाद एक नाम बोलूँगा, ये एक्स याद दिलाना शॉर्ट के बाद। शॉर्ट खत्म हुआ के बोलता है एक्स, हम बोलते हैं फ़ोन दो, क्या हाल है, हाँ, अरे आपकी याद आई, अरे क्या बात है, नहीं सब बढ़िया, बोलो बस ऐसे याद आई, चलो थैंक यू, मैं शूटिंग कर रहा हूँ, टाइम नहीं है, बाद में करेंगे बात। तो मैं जो मन में आता है ना, 2 महीना हुआ नहीं गांव में, मन है बाबूजी गांव जाऊँ माँ बाप से मिलने, अगले दिन की फ्लाइट अगर छुट्टी है तो लेकर गांव, एक रात रहूँगा, एक दिन रहूँगा, मिलूँगा, आ जाऊँगा। ये भगवत गीता में कहा जाता है कि अगर टेंशन से आप गुजर रहे हो, अगर किसी भी पीड़ा से गुजर रहे हो, तो उस पीड़ा को एक्शन के साथ रिप्लेस कीजिए। हाँ, तो मैं पता नहीं, अब मैं बिना भगवत पढ़े ही ऐसा करता हूँ। तो पीड़ा एज सच कुछ नहीं है, पीड़ा मेरी पर्सनल से ज़्यादा दूसरी है कि मेरे निजी जीवन में ठीक चल रहा है, कोई ईएमआई का बोझ नहीं है, सब ठीक है, व्यवस्थित आदमी हूँ, ना ही मुझे अफलातून पैसे की आवश्यकता है, नहीं मेरे को चार्टर्ड प्लेन खरीदना है। तो वो उसमें मैं डिजायर, मैं, मुझे मालूम है कि ज़रूरतें सीमित हैं व्यक्ति की, इच्छाएं जो हैं, डिजायर हैं, वो अनंत हैं, वो सीमित नहीं है। वो हो सकता है 14 सीटर प्लेन खरीदने के बाद बोइंग वाले से प्रॉब्लम होने लगे, उसके पास तो 28 सीटर है, तो उस ट्रिप में मैं हूँ ही नहीं। मैं आज भी बोट में पानी में बैठ के आया हूँ पब्लिक के साथ, तो और फिर उसी से जाऊँगा, तो हमें संतुष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड वाइड सिनेमा के फ्यूचर के बारे में आपकी कोई राय है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं मार्वल ने आके सब कुछ बदल दिया, अब लोग सिर्फ स्पेक्टिकल सिनेमा देखने को थिएटर जाते हैं, और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो अभी साउथ फिल्म्स निकली है, जो हिट हो गई थी, वो भी स्पेक्टिकल सिनेमा है, जैसे RRR, पुष्पा। बहुत लोग नहीं जानते हैं, अभी भी हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में भी, बम्बई से 40 किलोमीटर दूर, और गुजरात में, और हर स्टेट में, MP, राजस्थान, बिहार, यूपी, तमिल, चेन्नई, तेलुगु, जब लोक कलाओं का परफॉर्मेंस होता है ना, मोहिनीअट्टम का, कुडियट्टम का, कलरी का, दंगल होता है पहलवानी का यूपी बिहार में ना, तो 20,000 25,000 लोग आते हैं दंगल देखने। तो अब दुनिया में अगर वो मार्वल चल रहा है, तो कौन यूनिवर्स चल रहा है, तो हमारी फोक आर्ट भी चल रही है। आज भी नाच, बढ़िया नाच कंपनी बिहार में आ जाए, यात्रा बंगाल में आ जाए, तो हाउस पर फुल रहेगा। यूट्यूब के ज़माने में भी। यस, यूट्यूब के ज़माने में भी आप लाइव परफॉर्मेंस, बढ़िया ग्रुप, कव्वाल, एक बढ़िया कव्वाल बुला दो आप यूपी में और बिहार में कहीं पे, अच्छा गाने वाले, 50,000 1 लाख लोग सुनने आएंगे। ये होते हुए कि इसी सिंगर का यूट्यूब पे गाना उपलब्ध है। आज कोई भी हमारे अच्छे सिंगर्स हैं, हिंदी सिनेमा का ही ले लो, उनका कहीं भी लाइव शो देखो, क्यों लोग आते हैं इतना देखने, यूट्यूब पे तो मौजूद है वो। और वो तो मार्वल और ये कुछ नहीं, हो तो सिर्फ गाना गाएगा बैठ के सामने से। तो जो लाइव कनेक्ट है ना एक दूसरे से, जो रूट का कनेक्ट है ना, वो कभी नहीं मिसिंग होगा, दुनिया कितनी साइंस फिक्शन और फैंटेसी सिनेमा बना ले। मेरे अकॉर्डिंग हिंदी सिनेमा को
कॉमेडी फिल्म ज़्यादा बनानी चाहिए और हॉरर फिल्म ज़्यादा बनानी चाहिए? हम स्त्री बनाते हैं ना, उसमें दोनों है, कॉमेडी और हॉरर, और स्त्री का निर्देशक भी आप ही के बिल्डिंग में है। जी, पर एक आखिरी सवाल याद पूछना आ आपसे। गया अमर कहा, जी पूछिए। एक आखिरी सवाल है, और ये मैं आपको इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि इस पॉडकास्ट से मैंने सीखा है माइंडफुलनेस के बारे में, यानी कि एक मोमेंट में अपने दिमाग को कैसे रखना। आप बहुत मेडिटेटिव इंसान हो, और शायद आपसे मुझे वो वाली एनर्जी फील हो रही है कि एक ही जगह पे बैठो, एक ही जगह पर अपना दिमाग रखो और ठहराव अपने दिल में बनाए रखो। आपके अंदर बहुत ठहराव है। ठहराव तो बहुत ज़रूरी है। मैं जिस बैकड्रॉप से आता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं साथ में पढ़ने वाले, उनकी सोच में और मेरी सोच में इस वक्त बहुत अंतर है। तो मैं एक दिन पत्नी से पूछ रहा था कि यार ऐसा क्यों? हम लोग ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी 25 साल तक, 22 साल तक तो मैं उसी दुनिया में, उसी माहौल में था, वहीं किताबें पढ़ता था, वहीं लोगों के साथ थे। तो मेरी पत्नी बोली कि तुम इवॉल्व होना चाहते थे। तो इवॉल्व होने के लिए ना, सबसे पहले इवॉल्व होना चाहना ज़रूरी है। यानी कि कहीं जाने के लिए सबसे पहला काम कहीं निकलना है। कि जब तक दरवाजे से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कहीं नहीं जाओगे, और दरवाजे से बाहर निकलने के लिए पहले यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा कि चलो मन से। तो मेरी पत्नी ने बोला कि तुम इवॉल्व होना चाहते थे, तभी हुए हो, तभी वो पितृसत्तात्मक सोच पहले नहीं थी। तो और मैं कई बार पत्नी से आर्गू करता था, बहस करता था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, अब दोनों में अच्छी बात यह है कि मेरी जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, जो उसको लगता है कि इस आदमी से लेना चाहिए, वो लेती हैं, और मुझे जो लगता है कि ये मेरी पत्नी से मुझे लेना चाहिए, ये मेरे से बेटर है इनमें, मैं उनसे वो लेता हूँ। और अनसीड तरीके से, आज इंटरव्यू में पहली बार कह रहे हैं वो, हम एक दूसरे को नहीं कि थैंक्स तुमसे मैंने आज ये ले लिया। और वो जब साथ रहते हो ना, तो कहते हैं कि ये अगर आप में मैच्योरिटी है, आप तैयार हैं, मैच्योर हैं एक्सप्लोर करने को और बदलाव लाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वो अपने आप ईश्वर करने लगते हैं और होने लगता है। एक सिंकिंग एक होने लगता है, एक आपसी समझ डेवलप हो जाती है, और तब आपसी मनमुटाव भी कम हो जाते हैं, लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, और सब ठीक हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हाँ, सर थैंक यू, शुक्रिया। इतनी ज़्यादा चीज़ें मैंने आज आपसे सीखी। मुझे अरे एक्चुअली कुछ थोड़ा टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों को अब्जॉर्ब करने में। ऑफ कोर्स वो तो पता भी नहीं चलता है ना, कब आई और कब की बात कब फीड हुई और सॉफ्टवेयर में वो काम करने लगी। जी सर, दिल से मैं ये चाहता हूँ कि आप इस शो पर लौट के आए, क्योंकि आपके अंदर कुछ 50 पॉडकास्ट छिपे हुए हैं। माल तो है मेरे पास, 10 एपिसोड का माल तो एटलीस्ट है अभी, और क्योंकि अभी हर पहलू को हम ऐसे छू के निकले हैं। जी सर, हर पहलू के लिए एक एक एपिसोड जा सकता है। कहानियाँ हैं, प्रवचन करता हूँ, यही सब देखते हैं जीवन को। जी अद्भुत है जीवन गुरु। जीवन, हम पैदा होते हैं तो हर बालक, मैं आप ये वो कुछ नहीं जानते हैं, टी शर्ट पहनने से लेके और बेसिक चीज़ें सीखते हैं जी, कि खाना दाहिने से खाना है, ये सिखाया जाता है। और वहाँ से लेके मृत्यु के पहले तक हमें बहुत कुछ जानना है। तो कुछ न जानने से बहुत कुछ जानने के बीच का जो प्रोसेस है वो लाइफ है। इसमें कमाना है, दिखाना है, शोबाजी करनी है, शोबाजी नहीं करनी है, सेहत बनाना है, प्रेम करना है, बच्चे पैदा करने हैं, बहुत कुछ करना है, भूतों से मिलना है, भूतों से मिलना है, भविष्य से मिलना है, कितना कुछ है। आर्कियोलॉजी, मतलब मुझे जब भी मैं आर्किटेक्ट देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार एक लाइफ चाहिए इसको समझने के लिए कि बिल्डिंगों की बुनावट क्या होती थी, हमारे दादा परदादा कैसे करते थे। वो जब मैं हम्पी जाता हूँ तो हम्पी को देख के लगता है कि यार ये क्या है, ये हॉलीवुड का सेट है क्या? कोई ऐसा कैसे बना सकते हैं हमारे पूर्वज? कहा जाता है कि हमारे गुजरने के बाद हमारी जो आत्मा होती है वो हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को देख के ये कहती है कि यार ये भी मस्त मूवी थी, और हमें हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस मूवी की तरह लगता है कि हाँ वो अभी सपना ख़त्म हो चुका है, हम उठ चुके हैं। तो ये लाइन मैं नहीं जानता हूँ, ये सब फील्ड में मेरा अनुभव नहीं है। सर लोगों बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। आप
लोगों को क्रिमिनल जस्टिस क्यों देखना चाहिए? हाँ, क्रिमिनल जस्टिस मैं हूँ इसलिए देखना चाहिए। माधव मिश्रा है, हाँ क्यों घुमाए फिराए, अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं। नहीं, ये एक जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर कहानी है। जैसे हमने बोला ना कि ना कुछ जानने से बहुत कुछ जानना है। जी। जुवेनाइल जस्टिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में हम आम लोग कम अवेयर हैं। और एक अपराध में बच्चा फंसता है, कोई एडल्ट नहीं है, अंडर एज है, तो बच्चे के साथ साथ परिवार भी परेशान होता है, फंस जाता है। और जब परिवार और बच्चा इन्वॉल्व है तो कहीं ना कहीं समाज की उसमें भूमिका है कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये कहानी तो है जुवेनाइल जस्टिस की, लेकिन उसके थ्रू ये जो हम पूरी बातचीत किए हैं ना, जीवन, चाहत, डिजायर, इच्छाएं, क्यों करना, क्या पाना, मातृसत्ता क्या है, पितृसत्ता क्या है, परिवार क्या है, ये सारे सवालों का एक लीगल ड्रामा में इन्हीं सवालों को पिरोया गया है। जिसके भी एक लीगल ड्रामा है जो बहुत ही इंट्रिगिंग है, थ्रिलिंग है। उसमें माधव मिश्रा का एक अपना एक थोड़ा ये इसका एक ह्यूमर अलग है। तो एक इंटेंस लीगल ड्रामा के बीच में माधव मिश्रा का परिवार का ट्रैक जो है वो थोड़ा रिलीफ के तौर पे आता है। खुशबू अत्रे हैं, आत्मा प्रकाश है मेरे, इस बार साले बने हैं, तो बाकी बेहतरीन एक्टर हैं। रोहन सिप्पी डायरेक्टर है और मैं हूँ और हॉटस्टार है बस। बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू दोस्त, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और आप लोगों को अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, खराब लगे तो भी ओके। मैनेज कर लेना। थैंक यू।